आए ना? हाँ ओके, हाँ ठीक है, कंटिन्यू। हाँ। सो जैसे कि अभी हम लोग एक मूवमेंट देखा कि मूवमेंट एक क्राइटेरिया था जिससे मैंने डिसाइड किया कि कोई भी लिविंग है कि नॉन लिविंग है। वैसे ही अभी ये चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस कौन से है? तो बेसिकली ये लाइफ प्रोसेस है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो वो लाइफ प्रोसेस है। तो फर्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब क्या कि मैं कुछ भी फूड खा रही हूँ, जैसे कोई भी फूड का कोई भी टाइप हो, वो अगर फूड मैंने खा लिया तो वो फूड खाने के बाद वो फूड से मुझे कितना न्यूट्रिशन मिलने वाला है, मतलब मुझे वो फूड खाने के बाद कितना एनर्जी मिलेगा, तो वो एक लाइफ प्रोसेस का टाइप हो गया। तो नेक्स्ट है सेकंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि मैंने कुछ तो फूड खाया, वो फूड खाने के बाद वो फूड डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होना मतलब क्या, उसमें से जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स मुझे चाहिए वो बॉडी ले लेगी, और जो मुझे नहीं चाहिए वो बॉडी एक्सक्रीट कर देगी, मतलब बाहर फेंक देगी। ठीक है। थर्ड दिख रहा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू अ यंग वन, मतलब एक ऑर्गेनिज्म यंग वन को बर्थ देता है, तो वो एक रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का एक टाइप है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। जैसे मैंने मेटाबॉलिज्म में बोला कि जो भी हम लोग फूड खाते हैं वो मेटाबोलाइज हो जाएगा, बॉडी उसमें से जो चाहिए वो सामान ले लेगी और जो नहीं चाहिए वो एक्सक्रीट कर देगी। तो एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेस में जो बॉडी को नहीं चाहिए वो चीजें एक्सक्रीट हो जाती है, मतलब बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन नॉर्मल हम लोग जो भी रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, ठीक है, यही करते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑब्वियसली ऑक्सीजन लेते हैं। तो जो भी रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देंगे, तो एक रेस्पिरेशन का लाइफ प्रोसेस है। और लास्ट वन इज द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो भी मैंने ऑक्सीजन लिया या जो भी फूड मैंने खाया, जैसे मैंने न्यूट्रिशन में बोला था कि जो भी मैंने खाया उससे बॉडी अपना जो चाहिए वो मटेरियल, जो भी मिनरल्स न्यूट्रिएंट वो सब नहीं लेगी, तो ये लेके देगी कहाँ पे, देगी खुद के पास, बट लेगी कहाँ पे, तो वो हर एक सेल को जाके वो दे देगी। कैसे देगी? तो ट्रांसपोर्टेशन से देगी। तो ये लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 में हम लोग अभी देखने वाले हैं न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म एंड रेस्पिरेशन मेजरली। लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन वाले पार्ट इन डिटेल। ठीक है, समझे इधर तक? इधर तक किसी को कुछ डाउट है? कशिश, कुंजल, कुछ डाउट है? ठीक है। सो नेक्स्ट इज दी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेस। तो जैसे कि मैंने बोला अभी हम लोग देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है। तो ये जो लाइफ प्रोसेस है, ये लाइफ प्रोसेस को वर्कआउट करने के लिए, मतलब ये लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी में होने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो ये मुझे लाइफ प्रोसेस मेरे बॉडी में होने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी आएगी कहाँ से? एनर्जी चाहिए, बट आएगी कहाँ से एनर्जी? किधर से? आप कोई, जैसे हम लोग मोबाइल को चार्जिंग लगाते हैं, एनर्जी आ गई उसमें, हम लोग खुद चार्जर लगाते हैं क्या खुद को? ऐसा कुछ चार्जिंग पॉइंट हम लोग नहीं है। तो हमारे बॉडी में कैसे एनर्जी आएगी? तो जैसे कि मैंने इनिशियली बोला कि जो भी हम लोग फूड खाते हैं, तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, ये हमारी बॉडी में मेजरली इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स ये हमारे बॉडी के मेन सोर्सेस है। ठीक है। तो अभी ये मैंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ले लिए। ठीक है। इसमें से जो भी चाहिए, जैसे कि मैंने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन में जो भी हमारी बॉडी को चाहिए रहेगा वो हमारे सेल को जाके देगा। तो ये मैंने जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट खाए, वो एनर्जी किस में स्टोर होगी? तो सेल में स्टोर होगी। सेल में कहाँ पे स्टोर होगी? तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें जाके ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और जब मुझे चाहिए रहेगी, मुझे जब भी कोई भी एक्टिविटी करना हो तो मुझे एनर्जी चाहिए रहेगी, तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से आएगी। हर एक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी ली जाएगी जब मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑक्सीजन। ह्यूमन बीइंग को और एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। ठीक है। तो ऑक्सीजन एक नेसेसरी क्राइटेरिया है लिविंग लाइफ प्रोसेस वर्कआउट होने के लिए। ठीक है। अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन और ये फूड स्टफ, ये जो भी फूड खाए वो सेल के पास जाएंगे और हम लोग का एनर्जी मिलेगा। अलॉन्ग विथ दिस फूड स्टफ हम सेल के पास क्या जाएगा? ऑक्सीजन भी जाएगा। तो ये ऑक्सीजन और फूड स्टफ किधर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? सेल के पास। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम बेसिकली कौन सी सिस्टम करती है हमारी बॉडी की? तो हमारी बॉडी की सर्कुलेटरी सिस्टम है।
जो ये सब काम करने का काम करती है। ये सब मतलब कौन सा, फूड और ऑक्सीजन हमारे इंडिविजुअल सेल को जाके देने का काम करती है। कौन, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ और भी सिस्टम्स है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऐसे बहुत सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करती है। मतलब दोनों एक साथ मिलकर, सब सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है। तो हमारे जो भी लाइफ प्रोसेस है वो खुद का एक ओन प्रोसेस रहता है एनर्जी प्रोडक्शन का। तो हमारी जो लाइफ प्रोसेस पूरी वर्कआउट होगी जब हमारे पास एनर्जी रहेगी तो। और ये हमारे हमारे पास एनर्जी आएगी कहाँ से, जब हम लोग कोई तो हम फूड और ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलता रहेगा, तो ये हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है, समझे इधर तक? इधर तक किसी को कुछ डाउट है? एनीवन? ठीक है। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम लोगों ने बहुत सारे प्रोसेसेस देखे, उसमें से फर्स्ट ही प्रोसेस था न्यूट्रिशन। ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में होगा कैसे, न्यूट्रिशन आएगा कैसे, ह्यूमन बी, एनिमल्स, प्लांट्स, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन होता कैसे। तो उसके दो टाइप्स है न्यूट्रिशन के। एक है ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोटॉपिक मतलब क्या होता है, जिसमें ऑटो मतलब सेल्फ, खुद सेल्फ, वो ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद बनाता है। और दूसरा एक है हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब क्या, जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है फूड के लिए। मतलब मुझे कुछ तो फूड चाहिए तो मैं किसी और के ऊपर डिपेंड हूँ, अगर वो चीज नहीं रहेगी तो मुझे वो फूड नहीं मिलने वाला। समझ रहे? जैसे कि ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखो, प्लांट बेस्ट एग्जांपल है। ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स ही करते हैं। तो प्लांट्स ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट रहेगी तो जो प्लांट्स है वो सनलाइट के क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में प्लांट क्या करेगा, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड जो सराउंडिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, उसके साथ वाटर, प्लांट को, ये तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तीन चीजें एक साथ प्लांट को मिलेगी, तब प्लांट में क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में प्लांट क्या करेगा, फूड बनाएगा। मतलब ये शुगर जो है वो एक फूड है, फूड मतलब फूड बनाएगा वो। और उसका बाय प्रोडक्ट क्या देगा, ऑक्सीजन, जो कि हम इनहेल करते हैं। ठीक है, समझे इतना? ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझा? ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जिसमें प्लांट खुद का फूड खुद बनाता है। कैसे बनाता है प्लांट खुद का फूड, फोटोसिंथेसिस करके। फोटोसिंथेसिस करके मतलब क्या, सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर प्लांट हमें फूड और ऑक्सीजन देता है। ठीक है, और क्लोरोफिल पिगमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। समझा इधर तक ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? नेक्स्ट, हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें दैट ऑर्गेनिज्म इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहता है दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर। जैसे कि अभी इधर तुम लोग देख सकते हो, ये जो गोट है वो ग्रास एज अ फूड खा रही है। तो ग्रास नहीं रहेगा तो वो उसका भी कुछ मतलब उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा ही नहीं, क्योंकि ग्रास उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। समझ रहे हैं? तो हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ह्यूमंस भी आते हैं। ह्यूमंस भी प्लांट पे या फिर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि ये गोट अभी ये ग्रास खा रही है, वैसे ही रैबिट ग्रास खाता है और टाइगर रैबिट को खाता है। मतलब ये फूड चेन है, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। समझा ऑटोटॉपिक और हेटेरोटॉपिक? ऑटोटॉपिक जो खुद का खाना खुद बनाएगा, हेटेरोटॉपिक मतलब जो खुद का खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, अभी तुम लोग को 10th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर में ये डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोटॉपिक पूछा ही जाता है एवरी टाइम। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, अभी हमने ये समझा कि ऑटोटॉपिक खुद का खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोटॉपिक खुद का खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इतना समझा। बट और भी पॉइंट्स है जिसको ये हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑटोटॉपिक और हेटेरोटॉपिक को। पहले, फूड सिंथेसिस फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो मुझे सराउंडिंग में मिल रहे हैं वो लेके मुझे वो ऑटोटॉपिक जो भी है वो खुद का खाना खुद बना लेते हैं। कैसे, CO2 वाटर के प्रेजेंस में। ठीक है, और हेटेरोटॉपिक में क्या है, फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑटोटॉप्स। मतलब डायरेक्टली मतलब क्या, जैसे मैंने ग्रास का बताया था, इधर ग्रास खाते हैं गोट,
ठीक है, मतलब डायरेक्टली खा रहा है। इनडायरेक्टली मतलब जैसे टाइगर रैबिट को खाएगा और रैबिट ग्रास, ऐसा इनडायरेक्टली डिपेंड है। समझ है डिफरेंस? नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऑटोटॉपिक के लिए ग्रीन पिगमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रीन पिगमेंट रहेगा तो ही वो जो प्लांट्स है वो खुद का खाना बना सकते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल पिगमेंट है प्लांट में, उसके प्रेजेंस में ही प्लांट खुद का खाना बना सकते हैं। ठीक है, अभी हेटेरोटॉपिक में देखो, इसके लिए कोई पिगमेंट की 2 मिनट, हाँ, तो इसके लिए हमें किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कोई पिगमेंट की जरूरत नहीं लगती। क्यों? क्योंकि ये ऑटोटॉप्स के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट, फूड इज जनरली प्रिपेयर्ड इन डे टाइम। अभी ये जो ऑटोटॉपिक है, प्लांट्स है, सनलाइट के ऊपर फूड बनाते हैं, तो ऑब्वियसली ये डे टाइम में ही फूड बना सकते हैं, नाइट टाइम में पॉसिबल नहीं है। बट हेटेरोटॉपिक को ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ये कभी भी फूड खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सनलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, तो ये कभी भी खा सकते हैं, मतलब कभी अपना फूड बना बना के ले सकते हैं। अभी ऑटोटॉपिक में एग्जांपल्स अगर लिखना है तो क्या है, तो ग्रीन प्लांट्स, सम बैक्टीरिया जो कि दिस ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। और हेटेरोटॉपिक में कौन है? एनिमल्स और फंगी। ठीक है, समझे? इधर तक समझा? किसी को कुछ डाउट है? अभी हम लोगों ने क्या देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखे, तो उसमें 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखे थे हम लोगों ने, ऑटोटॉपिक और हेटेरोटॉपिक। अब ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्यों चाहिए थे हमें? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी फूड से आएगी। तो इसलिए पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोग को फूड कहाँ से आ रहा है, और जिसको हम लोग जहाँ से फूड ला रहे हैं उसको फूड कहाँ से मिल रहा है। तो हम लोगों ने 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखे थे, ऑटोटॉपिक और हेटेरोटॉपिक। ऑटोटॉपिक में क्या होता है? प्लांट खुद का खाना खुद बना लेता है। हेटेरोटॉपिक में हेटेरोटॉपिक में ऑर्गेनिजम्स प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और उसके डिफरेंशिएट के पॉइंट्स देखे थे। हाँ, डिफरेंशिएट के पॉइंट देखे थे कि ऑटोटॉपिक को इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से वो लोग फूड बना सकते हैं। हेटेरोटॉपिक इनडायरेक्टली डायरेक्टली ऑटोटॉप्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ऑटोटॉपिक में ग्रीन पिगमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेटेरोटॉपिक में जरूरत ही नहीं है पिगमेंट की। ऑटोटॉपिक डे टाइम में ही बना सकते फूड। क्यों? क्योंकि सनलाइट के ऊपर डिपेंड है। हेटेरोटॉपिक कभी भी बना सकते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर सनलाइट। और इसमें एग्जांपल ग्रीन बैक्टीरिया ऑफ प्लांट्स, इसमें एनिमल्स, फंगी। समझा इधर तक? इधर तक किसी को कुछ डाउट है? मैम माइक्रोब्स ऑटोट्रॉपिक है कि हेटेरोट्रॉपिक? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बेसिकली ऑटोटॉपिक में भी आते हैं और हेटेरोटॉपिक में भी आते हैं। ऑटोटॉपिक में ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ग्रीन है, जिनमें ग्रीन पिगमेंट रहता है, उसमें भी 3 टाइप आते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें ग्रीन पिगमेंट है वो खुद का खाना खुद बना लेते हैं, और जिनमें नहीं है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे डिकम्पोजर्स, ऐसे डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो फूड के लिए डिकम्पोजिशन पे डिपेंड रहते हैं। समझा? हेलो? हाँ, तो अभी हम लोगों ने देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हम लोग देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन। मतलब स्टार्टिंग जब मैंने प्रोसेसेस बताए थे, तो उसमें न्यूट्रिशन के बाद मैंने रेस्पिरेशन एक प्रोसेस बताई थी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्यों चाहिए? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जैसे हम लोगों ने देखा कि फूड कहाँ से आता है, तो न्यूट्रिशन देखा हम लोगों ने। तो ये फूड के साथ मैंने बताया था कि ऑक्सीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारी बॉडी में या फिर कोई भी एनिमल्स के बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे होता है, मतलब वो जो ऑक्सीजन बॉडी में आता कैसे है। समझ है गूगल? तो ये जो रेस्पिरेशन है वो 2 लेवल पे होता है। एक है बॉडी लेवल, एक है बॉडी लेवल, और दूसरा कौन सा लेवल है? सेल्यूलर लेवल। अभी बॉडी लेवल और सेल्यूलर लेवल क्या है वो हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। किसी को कुछ डाउट है? एनीवन? अजय? हाँ, तो बॉडी लेवल पे, बॉडी लेवल मतलब क्या? ये बॉडी लेवल मतलब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो बॉडी लेवल रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, हो जाते हैं। किसके साथ एक्सचेंज होते हैं? तो बॉडी के और सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होते हैं। मतलब क्या? हमारी बॉडी ऑक्सीजन लेती है, किधर से लेगी? सराउंडिंग से। और हमारी बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किधर देती है? सराउंडिंग में। तो ये एक्सचेंज हो रहा है, किसके साथ एक्सचेंज हो रहा है? बॉडी का और सराउंडिंग का। इसलिए इसको बॉडी लेवल रेस्पिरेशन बोलते हैं।
समझ रहे मिसबा? नेक्स्ट मॅम अजून एकदा सांगा ना. हाँ हाँ दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं हमारे बॉडी में. हाँ, दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं हमारी बॉडी में. एक है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन और एक है सेल्यूलर रेस्पिरेशन. बॉडी लेवल रेस्पिरेशन क्या होता है? जिसमें हमारी बॉडी सराउंडिंग के साथ कुछ तो एक्सचेंज करती है. क्या एक्सचेंज करती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन हमारी बॉडी सराउंडिंग से लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी सराउंडिंग को देती है. तो ये एक्सचेंज हो रहा है किसके साथ? बॉडी का और सराउंडिंग का. समझा कुंजल? नेक्स्ट है ये हो गया बॉडी लेवल रेस्पिरेशन जिसमें बॉडी का और सराउंडिंग का एक्सचेंज होता है. नेक्स्ट है सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन जिसके नाम से ही समझ है, मतलब क्या? सेल के साथ एक्सचेंज होने वाला जो है. तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? जैसे कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो भी मैंने फूड खाया तो जो भी फूड खाया तो वो फूड और ऑक्सीजन एवरी पार्ट ऑफ सेल को देना है. जो भी सेल्स है उनको मैंने जो भी फूड खाया है वो सेल को जाके देने का है. तो वो हो गया एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन जिसमें फूड और फूड स्टफ्स और जो भी ऑक्सीजन है वो सेल को दिया जाता है. एवरी सेल को हमारी बॉडी में जो जितने भी सेल है उसको जाके फूड स्टफ और ऑक्सीजन दिया जाता है. ठीक है. समझे इधर तक? दो टाइप के लेवल, बॉडी लेवल और सेल्यूलर लेवल. बॉडी लेवल में क्या होगा? हमारे बॉडी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करेगी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. सेल्यूलर लेवल में क्या होगा? हमारी बॉडी फूड स्टफ और ऑक्सीजन जो भी हमने लिया वो एवरी पार्ट के सेल को जाके देने का है. ठीक है. ये दो टाइप के रेस्पिरेशन है, याद रहेगा, बॉडी लेवल और सेल्यूलर लेवल. तो अभी ये डायग्राम दिख रही है सबको? हाँ, तो ये डायग्राम में देखो इनिशियल दिख रहा है नेजल कैविटी. मतलब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में एंटर कहाँ से करेगा? तो हमारी बॉडी में इनिशियल क्या है? नॉस्ट्रल्स है और उसके बाद है नेजल कैविटी. नॉस्ट्रल्स के बाद नेजल कैविटी है जिधर से ऑक्सीजन एंटर करेगा हमारे बॉडी में. ठीक है. उसके बाद नीचे देखो ओरल कैविटी दिख रही है जिधर से हम लोग फूड चर्निंग जो भी फूड खाते हैं वो ओरल कैविटी से आएगा हमारे बॉडी में. उसके बाद इधर दिख रहा है फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या है? जिधर ओरल कैविटी और नेजल कैविटी क्रॉस करते हैं एक दूसरे को. इट इज अ क्रॉसिंग पॉइंट बिटवीन ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी. ठीक है. उसके बाद नीचे है लैरिंग्स. लैरिंग्स क्या होता है? हमारी बॉडी में हम जो भी बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं जिसकी वजह से हम लोग बात कर सकते हैं, हमारी आवाज आती है. तो ये लैरिंग्स की वजह से होता है, उसको वोकल बॉक्स भी बोलते हैं. ठीक है, समझ आए? नेक्स्ट उसके नीचे देखो ट्रकिया दिख रहा है. इट इज अ कार्टिलेजस, मतलब ये बोनी मटेरियल है. इसके ऊपर जो भी था उसको इतना बोन का हार्ड बोन नहीं थे, बट जो ट्रकिया है वो बोनी मटेरियल है, मतलब बोन से पूरा बना हुआ है, रिंग्स ऑफ बोन्स से बना हुआ है ट्रकिया. उसके बाद हम लोग जो भी ऑक्सीजन इनहेल किया वो कहाँ पे एंटर करेगा? तो वो जाएगा इधर ब्रोंकस, इधर साइड में दिख रहा है ब्रोंकस. तो ब्रोंकस ही एंटर करेगा लंग्स में. दिख रहा है? तो हमें दो लंग्स है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग. अभी ये राइट लंग है, इसमें देखो 3 लोब दिख रहे हैं, बट जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 ही लोब्स है. ऐसा क्यों? एनीवन? मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को बताया था. यस, भाग्य लक्ष्मी, ऐसा क्यों? अजय, राइट लंग को 3 लोब क्यों है और दो लेफ्ट लंग को 2 ही क्यों है? ये जो राइट लंग है उसको 3 लोब दिख रहे हैं हमें, बट लेफ्ट लंग को 2 ही दिख रहे हैं. ऐसा क्यों? कुंजल, राज है क्या? एनीवन? हाँ राज, अजय, किसी को नहीं पता? मैंने लास्ट लेक्चर बताया था ना. हाँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि राइट लंग है उसको देखो 3 लोब दिख रहे हैं और जो लेफ्ट लंग है उसको 2 ही है, क्योंकि इधर साइड में हार्ट प्रेजेंट है. तो ये हार्ट होने की वजह
3 लोब्स है और लेफ्ट को 2 ही है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में है। 2 मिनट। हाँ हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है ना? तो इधर जो राइट साइड है उसपे 3 लंग्स है और लेफ्ट साइड है उसमें 2 ही लंग है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए लेफ्ट साइड को 2 लंग्स है। ठीक है, तो ये डायग्राम समझा सबको? इनिशियल क्या है? नोस्ट्रल से उसके बाद नेजल कैविटी है, उसके नीचे आता है फेरिंग्स और फिर ट्रकिया और लैरिंग्स और फिर ब्रोंकस और लंग्स। ठीक है, अब ये डायग्राम में देख सकते हो, अभी जो मैंने जैसे बोला कि ये जो पर्सन है वो ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है, फिर ये ऑक्सीजन कहाँ से एंटर कर रहा है? ट्रकिया से ब्रोंकस में और फिर लंग्स में। अभी ये लंग्स में जो छोटे डायग्राम दिख रही है रेड कलर की, तो ये क्या है? अल्वियोलाई है। अल्वियोलाई क्या करते हैं? हम जो भी गैसेस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, तो ये अल्वियोलाई से एक्सचेंज होते हैं। अल्वियोलाई फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड नोज से बाहर डालने का काम करते हैं। ठीक है, समझा इधर तक? इधर तक किसी को कुछ डाउट है? सबको समझा? ठीक है, तो अभी एक शॉर्ट क्विज जो मैंने अभी तक पढ़ाया, हम लोगों ने जो देखे मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, तो इसके आंसर्स बताओ। फर्स्ट आंसर मिसबा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नो पिगमेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। Heterotrophic. Heterotrophic. Okay, great. Second, Ajay, oxygen and carbon dioxide are exchanged between dash and dash in case of respiration occurring at body level. बॉडी लेवल पे क्या एक्सचेंज होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ एक्सचेंज होता है? आपको समझा ना पहले? हाँ, Body and surrounding. हाँ, ओके ग्रेट। अजय आपका ध्यान है ना? आपको समझ रहा है ना? हाँ ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुंजल Kunjal, sorry. The most important criteria to decide whether something is alive is हाँ कुंजल, राज, मैंने इनिशियल स्लाइड में बताया था कि इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। हाँ तीर्थ, मूवमेंट। हाँ मूवमेंट। क्या हुआ कुंजल, समझ नहीं रहा है कुछ? हेलो, हाँ क्या? हाँ मिसबा क्या हुआ? Nothing, ma'am. लास्ट क्वेश्चन, कशिश, which of the following mode of nutrition uses sunlight to make food? इसमें से किसको फूड सनलाइट की जरूरत है?
हेटरोटॉपिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, ऑटोटॉपिक? कशिश? अजय? ऑटोटॉपिक, ठीक है, समझे इधर तक? कुंजल, कुछ समझ नहीं रहा है? कशिश, आपको समझ है तो आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ ठीक है। अभी कुछ नहीं समझ आया होगा तो मुझे अभी बोलना, हाथ ऊपर करके, ठीक है? अभी तक जो पढ़ा है वो रिवीजन करना है, बोलो। अजय, कुंजल, राज? राज हो आप कि गए? राज? हाँ राज, तो इसका आंसर बताओ। अभी ये जो डायग्राम दिख रही है आपको, ये इनिशियल क्या है? फर्स्ट? आपको समझ है राज? तीर्थ, इनिशियल क्या है? नेजल कैविटी। ये इसका डायग्राम में फिर से दिखाती हूँ, फिर से एक बार ध्यान दो। कुंजल, राज, देखो ये डायग्राम दिखा ना हम लोग ने। इनिशियल क्या है? नेजल कैविटी। उसके बाद क्या है? नॉस्ट्रल्स। ये डायग्राम तुम लोग को एग्जाम के लिए पूछा जाएगी, इसलिए मैं तुम लोग को दिखा रही हूँ, फिर से ध्यान दो। कुंजल और राज, कशिश, इनिशियल क्या है? नेजल कैविटी है, ठीक है। उसके नीचे नॉस्ट्रल्स, और नीचे क्या है उसके? ओरल कैविटी। और फिर आता है फेरिंग्स, लैरिंग्स, उसके नीचे ट्रकिया, ठीक है। और उसके नीचे क्या आएगा? ब्रोंकस और लंग्स, लंग्स, ठीक है। और लास्ट में इधर दिख रहा है रेड कलर का डायफ्राम है, ठीक है। समझ है इतना? कशिश, तीर्थ, किसी को नहीं समझा है हाथ ऊपर करके बोल सकते हो। राज, ये राज आप गायब क्यों हो जाते हो बीच बीच में? ठीक है, आगे जाए। किसी को और कुछ डाउट है इसमें अभी तक जो पढ़ाया? ठीक है, तो अभी हम लोग रेस्पिरेशन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि रेस्पिरेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? दो टाइप के रेस्पिरेशन, बॉडी लेवल और सेल्यूलर लेवल। तो बॉडी लेवल तो जो ऑक्सीजन बॉडी और सराउंडिंग के साथ जो एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बट अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है डिटेल में, ठीक है। जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन हम और जो भी फूड हम लोगों ने खाया वो सेल के पास जाएगा। सबको सुनाई दे रहा है? कोई है जिसको आवाज नहीं आ रही है? ठीक है। तो जो भी हम लोगों ने फूड खाया, तो ये जो फूड है वो यूटिलाइज किया जाता है किसके लिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। मतलब मैंने जो भी फूड खाया, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हम जो भी फूड खाते हैं उसका हमें क्या चाहिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमें उसका हेल्पफुल है। मतलब फूड खाएंगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अभी ये एनर्जी एनर्जी मैं कब से बोल रही हूँ, ये एनर्जी है कि आपको दिखती है कोई एनर्जी? ऐसे आप सराउंडिंग में कुछ लाइट आती है सुपरस्टार्स को जैसे आती है, सुपर हीरोज को, ऐसा कुछ नहीं? हाँ, तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी, ये जो एनर्जी है, 2 मिनट, ये राज किधर है?
हाँ, तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होती है? ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। मतलब क्या कि अगर जैसे करेंसी टाइप, एटीपी इज द करेंसी। अगर मुझे किसी से कुछ कोई भी शॉपकीपर में, कोई भी शॉप में जाके मुझे अगर कुछ लेना है तो मैं क्या करूंगी? उसको कुछ तो करेंसी दूंगी, मतलब कुछ तो पैसे दूंगी। सेम इधर मुझे एनर्जी चाहिए रहेगी, तो बॉडी को एटीपी की जरूरत है। तो एटीपी बॉडी को जब हम लोग देंगे तभी हमें एनर्जी मिलेगी कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब एटीपी क्या है हमारे बॉडी के? करेंसी ऑफ द सेल, सेल की करेंसी है एटीपी। जब मैं एटीपी दूंगी तभी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, समझ रहे? इधर तक समझ रहे? किसी को कुछ डाउट है? राज? हाँ, तो अभी ये जो फूड मैं कब से बोल रही हूँ, ये फूड किस फॉर्म में चाहिए मुझे? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, ये मुझे बॉडी को चाहिए, तभी हमारे बॉडी को क्या आएगी, क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कौन से कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट में तो बहुत सारे टाइप्स है। तो कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली ग्लूकोज, ग्लूकोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिससे क्या होगा, जो ब्रेक डाउन होगा स्टेप बाय स्टेप में, और मुझे क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। तो इसको ही सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट, जो भी ग्लूकोज है, वो सेल को मिलेगा, उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। समझ है? सो ये जो डेफिनेशन है सेलुलर रेस्पिरेशन की, क्या है कि ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बोलो बोलो, कुंजल बोलो, क्या हुआ? कौन बोला था? हाँ बोलो। मैम सेल्यूलर एस्पिरेशन एक बार फिर से सिखाओ ना। हाँ, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? हाँ, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? जिसमें हम लोग जो भी फूड खाते हैं, वो फूड हमारे इंडिविजुअल सेल को जाके मिलता है। जो भी फूड मैंने खाया, वो फूड जाएगा किधर? सेल को, इंडिविजुअल सेल को मिलेगा। ठीक है, तो ये फूड सेल के पास जाके क्या करेगा? तो सेल को एटीपी जनरेट करने के लिए हेल्प करेगा। एटीपी क्या है? एटीपी करेंसी है, किसकी? एनर्जी की। मतलब मैं अगर एटीपी दूंगी बॉडी को, तभी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। समझ जाए? समझ जाए इतना? सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? जिधर हम लोग बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फूड जो भी खाएंगे वो सेल के पास जाएगा। ठीक है, समझ जाए इतना? तो ग्लूकोज एक फूड का टाइप, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज होगा सेल में, तो उसको बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब सेल में ग्लूकोज मिलेगा, इन शॉर्ट ग्लूकोज सेल में जाएगा। समझ जाए इतना? एनीवन? अजय समझ जाए? ठीक है। तो बेसिकली ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, उसके भी दो टाइप्स आते हैं। ठीक है, एक टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा टाइप है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी ये एरोबिक और एनारोबिक है क्या? अभी जैसे इसके नाम ही समझे, एरोबिक, एरोबिक मतलब एयर के प्रेजेंस में, जो रेस्पिरेशन एयर के प्रेजेंस में होगा, जो रेस्पिरेशन के होने के लिए एयर की जरूरत है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या? एन एरोबिक मतलब जिसको एयर की जरूरत नहीं है, या फिर जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उस विदाउट एयर के भी वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझ जाए मिसबा? अभी ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है और एनारोबिक रेस्पिरेशन, नोटबुक रहेगी तो तुम लोग लिख के लग सकते हो ये पॉइंट्स, जो पॉइंट्स लिखे हैं, या फिर याद रखना। ठीक है, तो अभी एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। हाँ ठीक है, मैं ये पीपीटी मेल तुम लोग को भेज दूंगी, बाद में लिख लेना, अभी ध्यान दो। कुंजल बाद में लिख लेना, अभी ध्यान दो। ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अभी ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, उसके एंड प्रोडक्ट क्या है? CO2 और वाटर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसका एंड प्रोडक्ट है। किसका? एरोबिक रेस्पिरेशन का। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाय प्रोडक्ट निकलेगा along with एनर्जी। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल और वाटर प्रोडक्ट मिलेंगे हमें। समझिए डिफरेंस दोनों में? एरोबिक में क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। इसमें क्या मिलेगा? एनारोबिक में इथेनॉल, वाटर और एनर्जी। समझ है? अभी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगी,
क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस होने के लिए बहुत स्टेप्स है, इसके जो प्रोसेस के बहुत सारे स्टेप्स है, इसलिए मुझे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा। कम क्यों मिलेगा? क्योंकि इसमें ज्यादा प्रोसेस नहीं है, मतलब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होने के लिए ज्यादा स्टेप्स नहीं है। ठीक है, समझ है? अभी देखो इक्वेशन देखो, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन में पाइरुवेट देता है। ग्लूकोज क्या देता है? पाइरुवेट। पाइरुवेट फर्दर हमें क्या देता है? एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। समझ है? अभी यही सेम इक्वेशन है, सिर्फ डिफरेंस क्या है देखो, एनारोबिक में भी क्या होता है, ग्लूकोज पाइरुवेट देता है। ठीक है, पाइरुवेट एंड में क्या देता है? इथेनॉल देता है, वाटर और एनर्जी देता है। समझ है दोनों में डिफरेंस? इसमें मुझे इथेनॉल नहीं मिला था एरोबिक में, एनारोबिक में मिल रहा है इथेनॉल। ठीक है, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। एरोबिक में और एनारोबिक में क्या बेसिक डिफरेंस है? फर्स्ट क्या है? ऑक्सीजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एरोबिक में ऑक्सीजन लगता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एंड प्रोडक्ट क्या है? CO2 प्लस वाटर। इसके एंड प्रोडक्ट क्या है? इथेनॉल प्लस वाटर। ठीक है, अभी इसमें ज्यादा एनर्जी मिलेगा, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। अभी ये एनर्जी कितना जाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपीज लगते हैं, एनारोबिक में कितना लगता है? सिर्फ 2 एटीपी लगता है। समझ है बेसिक बेसिक डिफरेंस? इसमें मुझे 38 एटीपीज मिलेगा, इसमें मुझे सिर्फ 2 एटीपी मिलने वाले हैं। समझ है? इक्वेशन से भी हमें बेसिक डिफरेंस समझ आए, ग्लूकोज पाइरुवेट दोनों में कन्वर्ट हो रहे हैं, ग्लूकोज पाइरुवेट के फॉर्म में दोनों में भी जा रहे हैं, बट पाइरुवेट फर्दर क्या दे रहा है? एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। किसमें? एरोबिक में। पाइरुवेट इसमें क्या दे रहा है? इथेनॉल, वाटर प्लस एनर्जी। समझे इतना? समझा बेसिक डिफरेंस? किसी को कुछ डाउट है इधर तक? रेस्पिरेशन समझा? रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? बेसिकली जो भी फूड खाऊंगी मैं, वो फूड सेल को, इंडिविजुअल सेल को जाके मिलेगा। ठीक है, और वो सेल वो जो फूड आया था उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, और किसके फॉर्म में स्टोर करेगी? एटीपी के फॉर्म में। समझ है? एटीपी कहाँ पे स्टोर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। समझा? अभी ये हम लोग फूड, इसलिए ग्लूकोज का एग्जांपल लिए, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा सिंपल स्टेप में, और वो फिर एंड में एनर्जी देगा, और वो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होगा। समझ है? फिर हम लोगों ने बेसिक डिफरेंस देखा था एरोबिक और एनारोबिक का। हाँ, एरोबिक में ऑक्सीजन लगता है, एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं लगता है। एरोबिक में एंड प्रोडक्ट क्या है? CO2 प्लस वाटर। एनारोबिक में एंड प्रोडक्ट क्या है? इथेनॉल एंड वाटर। इसमें ज्यादा एनर्जी लगता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, इसमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। समझ है सबको? किसी को कुछ डाउट है? किसी को नहीं समझे तो कोई है? हाँ बोलो। ये पिरुवेट क्या है? पाइरुवेट, पाइरुवेट क्या है? पाइरुवेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके पाइरुवेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पाइरुवेट एक ग्लूकोज का ब्रोकन डाउन प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये पाइरुवेट फर्दर ब्रोकन डाउन होके हम लोग को एनर्जी देगा। हम लोग आगे देखेंगे, इसकी साइकिल भी है। समझ? अभी के लिए इतना फिलहाल समझा? हाँ। ठीक है। मिसबा कुछ डाउट है किसी को? कशिश नहीं समझा ऐसा कोई है? अभी जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, वो जो भी फूड हम लोग डेली खाते हैं, तो उसका एनर्जी के लिए, मतलब मुझे इन शॉर्ट क्या करना है कि जो भी फूड मैंने खाया उसको मुझे एनर्जी में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। तो अभी ये जो प्रोसेस होता है उसको ही रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इसकी बेसिकली 3 स्टेप्स है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये 3 जो सिस्टम है हमारे बॉडी में होती है, उसकी वजह से रेस्पिरेशन होता है, मतलब फूड का एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अभी हम लोगों ने इधर शॉर्ट में देखा था, ये जो रिएक्शन जो मैंने बताया था इनिशियली, इसका ही डिटेल में हम लोग अभी देखेंगे कि ग्लूकोज कैसे पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, और पाइरुवेट के बाद वो कैसे हम लोग को एनर्जी देगा। समझ है इतना? सबको? कुंजल, कुंजल आप हो? हाँ, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलिसिस। अभी ये बेसिक डिफरेंस याद रखना कि ग्लाइकोलिसिस हमेशा हमेशा ग्लाइकोलिसिस सिर्फ और सिर्फ सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस किधर होता है? सिर्फ सेल के साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस सिर्फ एक ही ऐसा स्टेप है जो साइटोप्लाज्म में होता है, वाइल क्रेब्स साइकिल और ETS साइकिल
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम साइकिल कहाँ पे होता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखना, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में ही होता है, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, समझे इतना? तो अभी ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडेशन होगा उसका और वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। इसका एक ग्लाइकोलिसिस का मैं आगे स्टेप्स बताती हूँ। तो ये जो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, अलोंग विद दैट वो NADH2 देता है। अब ये NADH2 क्या है? NADH2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका फुल फॉर्म निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोफॉस्फेट हाइड्रोक्साइड, ये NADH2 का फुल फॉर्म है। एक ऐसा मॉलिक्यूल है, मतलब क्या है NADH2? NADH2 ATP का ही फॉर्म है, बट एक NADH2 में 2 ATP रहते हैं। समझ है? एक NADH2 मॉलिक्यूल मुझे 2 ATP देगा। ठीक है, हाँ हाँ। तो ये जो पायरुविक एसिड NADH2 और वाटर देगा, कौन? ग्लूकोज। कैसे देगा ये? ऑक्सीडेशन करके। ग्लूकोज ऑक्सीडेशन करके पायरुविक एसिड देगा, NADH2 देगा और वाटर देगा। ठीक है, समझे इतना? अभी ये जो पायरुविक एसिड है वो फर्दर मुझे क्या देगा? 2 एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल देगा। अभी ये क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो फर्दर एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। मतलब ये स्टेप्स है, 3 स्टेप्स होने वाले हैं। ग्लाइकोलिसिस होता है पहला, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। उधर से मॉलिक्यूल बनता है एसिटाइल कोएंजाइम का, जो कि एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में वो रोटेट होगा, वो एंटर करेगा। क्या हुआ? आपका आवाज कट हो रहा है। हाँ कुंजल, आपको आवाज नहीं आ रहा है? यस। हाँ ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ, सुनो। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस क्या है? नाम में ही समझ जाए, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा जिसमें। ठीक है, समझे कुंजल? कुंजल, हाँ। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और वो देगा पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड प्लस NADH2। NADH2 क्या है? NADH2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो मुझे आगे ब्रेक डाउन होकर ATP देता है। मतलब ATP का ही फॉर्म है, सिर्फ ज्यादा ATP हम लोग उसमें भर सकते हैं, ऐसा एक मॉलिक्यूल। वो फर्दर ब्रोकन डाउन होकर क्या देगा? एसिटिल कोएंजाइम A देगा। ठीक है, और ये एसिटिल कोएंजाइम A किसमें एंटर करेगा? क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। समझे इतना कुंजल? इधर तक समझे? किसी को कुछ डाउट है? नो। कुंजल, आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, किसको नहीं समझा है? मिसबा, कशिश, तीर्थ, समझ जाए सबको? कोई है जिसको नहीं समझा है तो हाथ ऊपर करके बताना मुझे। ठीक है, हाँ। तो ये देखो, जो मैंने ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस बोली थी ना, कि जिसमें ग्लूकोज ब्रोकन डाउन होता है, तो ये पूरा ऐसा बड़ा स्टेप है। तुम लोग को अभी नहीं है, बट तुम लोग को सिर्फ बताने के लिए मैंने ये पिक्चर रखा है। इसमें देखो, इनिशियली ग्लूकोज है, ठीक है, और ये ग्लूकोज का ब्रोकन डाउन होके एंड प्रोडक्ट देखो, इधर पायरुवेट मिल रहा है मुझे। ठीक है, समझे इधर? और पायरुवेट फर्दर देखो एसिटिल कोएंजाइम मुझे दे रहा है। इधर तक समझा? इधर तक समझे सबको? किसी को कुछ डाउट है इधर तक? ग्लाइकोलिसिस समझा ही सबको? भाग्य लक्ष्मी, हाँ। और एक बार तो पढ़ा ग्लाइको। हाँ देखो, ग्लाइकोलिसिस क्या है? 2 मिनट। हाँ, ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रोकन डाउन होता है, जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होते हैं। क्योंकि हम लोग जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसमें ग्लूकोज मेन कंपोनेंट है। तो ये ग्लूकोज का ब्रोकन डाउन जो प्रोसेस में होता है उसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, समझे इतना? अभी ये ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ पे है? ये ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म पता है, सेल में साइटोप्लाज्म होता है बेसिक। उसके अंदर साइटोप्लाज्म में फिर माइटोकॉन्ड्रिया, अदर सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, तो सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रोकन डाउन होता है। तो ये ग्लूकोज ब्रोकन डाउन कैसे, किसमें होता है? पायरुविक एसिड में। ठीक है, अभी पायरुविक एसिड के साथ वो देखो साइड प्रोडक्ट दिख रहा है, NADH2 देता है। ये NADH2 क्या है? ये ATP की ही फॉर्म है। NADH2 एक NADH2 हमें 2 ATP देता है। समझ है?
NADH2 एक, उसके अंदर 2 ATP भरे हुए हैं, मतलब जैसे कि कोई भी एक चीज में दो एट अ टाइम में एक ही ATP यूज कर सकती हूँ, बट ये NADH2 में मैं 2 ATP रख सकती हूँ, समझ है? अभी नेक्स्ट, ये जो पायरुविक एसिड है वो मुझे आगे देगा एसिटिल कोएंजाइम में। इधर तक समझा सबको? ये ग्लाइकोलिसिस है, हम लोग क्रेब साइकिल देखते आ रहे। इधर तक समझा? इधर तक किसी को कुछ डाउट है? कोई है तो हाथ ऊपर करके बोल सकते हो। कुंजल, अभी समझा? तीर्थ, मिसबा, ठीक है, हाँ बोलो, किसको डाउट है? एनीवन? राज, वेयर इज राज? राज, राज है? हेलो राज, 2 मिनट। हाँ, नेक्स्ट है ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। ये ऐसे होता है, मतलब ग्लूकोज फर्स्ट ब्रोकन डाउन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर वो फ्रक्टोज में। ये पूरा स्टेप वाइज प्रोसेस है, तुम लोग को अभी नहीं है फिलहाल ग्लाइकोलिसिस, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में रहेगा, बट ये देख लो कि ऐसा होता है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है? 2 मिनट। हाँ, अभी ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था, ग्लूकोज का ब्रोकन डाउन हो गया था और उसने क्या दिया था, पायरुवेट दिया था, ठीक है? एक मॉलिक्यूल पायरुवेट था। पायरुवेट ने फर्दर क्या दिया, एसिटिल कोएंजाइम में, याद है मैंने अभी बताया था पिछले स्लाइड में, ये देखो। यहाँ हम लोग ने देखा था एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए इधर मिल रहा है हमें, ठीक है? अभी मैंने बताया था कि एसिटिल कोएंजाइम ए फर्दर किस में एंटर करता है, तो क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, ठीक है? क्रेब्स साइकिल, ये बेसिकली इसको साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक साइक्लिक फॉर्म में होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं वो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए अभी एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। समझे तुम लोग को प्रोसेस कैसे हो रही है? ग्लाइकोलिसिस हुआ था साइटोप्लाज्म में, अभी साइटोप्लाज्म से एसिटिल कोएंजाइम ए एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, समझ जाए? भाग्य लक्ष्मी, मिसबा, अजय, हाँ, तो ये जो एसिटिल कोएंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में अभी एंटर कर दिया है उसने। पहले ये सब साइटोप्लाज्म में हो रहा था, अभी ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके क्या होगा, ये जो साइक्लिक प्रोसेस है क्रेब साइकिल का, ये प्रोसेस पूरा किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, साइक्लिक फॉर्म में। इसमें एसिटिल पार्ट है, एसिटाइल कोएंजाइम का एसिटिल जो पार्ट है वो ऑक्सीडाइज होके क्या देगा हमें, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स देगा, वाटर देगा, NaDH2 देगा और FADH2 देगा। अभी इधर देखो, इधर एक FADH2 एक न्यू टर्म आ गई है। अभी ये दोनों सेम ही है, NaDH2 FADH2। इसमें क्या है, NaDH2 में ATP, दोनों में भी हम लोग को ATP मिलते हैं, FADH2 में 2 ATP, NaDH2 में 3 ATP। समझ है? मतलब ये ब्रोकन डाउन होके मुझे ATP ही देंगे इन शॉर्ट, समझ रहे हैं? तो ये समझा नहीं मैम, और कि एक बार। हाँ, तो ये जो एसिटिल कोएंजाइम है जो कि ग्लाइकोलिसिस में एंड एंड प्रोडक्ट बन गया था, ये एसिटिल कोएंजाइम है, साइटोप्लाज्म से किधर आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा, ठीक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में साइक्लिक प्रोसेस होगा, उसको ही क्रेब साइकिल बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, 2 मिनट, राज, हाँ, राज हो आप? हेलो राज, हाँ राज, हम लोगों ने अभी ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल देखा, मैं फिर से रिवाइज करती हूँ, तुम अभी ध्यान दो। तो हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस में क्या देखा था, ग्लाइकोलिसिस बेसिकली क्या है,
ग्लाइकोलिसिस एक सेलुलर रेस्पिरेशन का एक टाइप है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज ब्रोकन डाउन होते हैं। और ग्लाइकोलिसिस होता किधर है, साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके राज हमें क्या देगा, पायरुविक एसिड देगा। कौन, ग्लूकोज। और ये पायरुविक एसिड फर्दर हमें क्या देगा, एसिटिल कोएंजाइम है। ठीक है, अभी ग्लूकोज पायरुविक एसिड एक मॉलिक्यूल है, उसके साथ वो NADH2 देता है। NADH2 क्या है, एक ATP के फॉर्म है ये, मतलब NADH2 ब्रोकन होके मुझे ATP देंगे। समझ रहे राज, राज हो आप इधर? हाँ, तो ये पायरुविक एसिड फर्दर एसिटिल कोएंजाइम ए देता है हमें। ठीक है, तो अभी ये एसिटिल कोएंजाइम ए फर्दर किस में एंटर करेगा, तो वो एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होती है, इसको TCA साइकिल भी बोलते हैं। TCA इज दी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। राज, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक क्यों, क्योंकि इसमें एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म ज्यादा बनते हैं, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और इसमें जो एसिटिल पार्ट है एसिटाइल कोएंजाइम ए का, वो ऑक्सीडाइज होके क्या देगा हमें, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा, NADH2 देगा और FADH2 देगा। FADH2 क्या है, फ्लेविन अमाइनो डाइहाइड्रोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होता है, 2 ATP हमें मिलते हैं। जब FADH2 ब्रोकन डाउन होगा हमें 2 ATP मिलेंगे। समझे इतना, ये साइकिल समझ रही है? समझा हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हुआ था, जिधर क्या हुआ था, एसिटाइल कोएंजाइम बे बन गया था। उधर से उसने कहाँ पे जंप किया, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होके, मतलब पूरा साइकिल होके हम लोग को क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NADH2 और FADH2। समझे इधर तक? किसी को डाउट है? कुंजल मैम समझ रहे आपको? हाँ बोलो। ये मॉलिक्यूल्स CO2 H2 वो सब हम लोग को कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा, ये जो प्रोसेस, ये देखो मैंने अभी पिक्चर दिखाया था एक, देखो 2 मिनट। हाँ देखो, इसमें ना जब ATP ब्रोकन डाउन होते हैं तो ADP देते हैं, अलोंग विद दैट वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं, क्योंकि हम जब इनहेल करते हैं तब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना, तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करने वाला कहाँ से आता है, तो ये प्रोसेस होती है तभी, मतलब जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। समझ है तीर्थ? हाँ समझा। और किसी को डाउट? महालक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, अजय? नेक्स्ट हम लोग देखने वाले इसमें, देखो ये क्रेब साइकिल ऐसे होती है। तुम लोग को अभी फिलहाल तो ये नहीं है डायग्राम निकालने के लिए, बट ये साइकिल ऐसे होती है। देखो इधर पायरुवेट है, पायरुवेट देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, और क्या दे रहा है पायरुवेट हमें, एसिटाइल कोएंजाइम। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो फर्दर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिट्रिक एसिड सिट्रेट में जाता है, कन्वर्ट होता है, फिर 5 मॉलिक्यूल का कार्बन देता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है तीर्थ? हाँ, तो इधर भी देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं। ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, और हर एक स्टेप पे वाटर मॉलिक्यूल कभी ऐड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। समझ है? समझ रहे? किसी को कुछ नहीं समझ है? सब कोई है? हाथ ऊपर करके बोल सकते हो। मिसबा, मैम और एक बार पढ़ा। कौन? क्रेब साइकिल कौन सा? हाँ ये साइकिल। हाँ, क्रेब साइकिल क्या है, 2 मिनट। हाँ, तो ये जो क्रेब साइकिल है, क्रेब साइकिल में क्या होता है, क्रेब साइकिल में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में हम लोग को एंड प्रोडक्ट एसिटिल कोएंजाइम ए मिल गया था। ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम ए एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके वो क्या करता है, एसिटिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो जाता है साइक्लिक फॉर्म में, उसका ऑक्सीडेशन होके हम लोग को एंड में क्या मिलता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, NADH2 और FADH2। ठीक है, ये NADH2 FADH2 क्या है, ATP के फॉर्म, ATP ही है, सिर्फ NADH2 3 ATP देगा, फर्दर ब्रेकडाउन होके FADH2 2 ATP देगा ब्रेकडाउन होके। इन शॉर्ट हम लोग ये प्रोसेस क्यों देख रहे हैं, कि मुझे देखना है कि एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है,
ये प्रोसेस हो रही है हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एनर्जी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, एनर्जी हम लोग को दिखती तो नहीं है, ऐसा लाइट की तरह से आपके सराउंडिंग में आती तो नहीं है। तो ये जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, मतलब मुझे एट दी एंड एटीपीज ही बनानी है। तो ये एटीपी कैसे बनते हैं, तो ये प्रोसेस से होता है। पहला ग्लाइकोलिसिस हो गया, ग्लाइकोलिसिस से मॉलिक्यूल ने एंटर किया क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल से फर्दर एंटर करेगा ईटीएस साइकिल में। समझ जाए इतना कुंजल? अभी भी कोई है क्रेब्स साइकिल नहीं समझा? अजय, कोई है जिसको अभी भी नहीं समझा है? राज, फिर से रिवाइज करना है? देखो फिर से मैं और एक बार बताती हूँ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मुझे NADH2 और FADH2 मिले थे, ठीक है, जो पीछे के 2 साइकिल में मिल गए थे। अभी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करते हैं। इधर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, और उन मूवमेंट के टाइम पे ये जो NADH2 FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है, और वो ब्रोकन डाउन होके मुझे ATP दे देते हैं। तो एक NADH2 मुझे कितना ATP देता है, 3 ATP, और एक FADH2 2 ATP। ऐसे बहुत सारे NADH2 FADH2 जनरेट होते हैं ये साइकिल में, और मुझे ये साइकिल ही, एक अकेली साइकिल ही मुझे 34 ATP देती है, और पहले के 2 साइकिल ने मिला के मुझे 4 ATP दिए थे। तो मुझे ओवरऑल सेलुलर रेस्पिरेशन में 38 ATP मिल गए। समझ जाए? समझ जाए? हाँ तेज बोलो। पहले आपने बोला 32 एटीपी मिलते हैं। हाँ 32 ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मिलते हैं, और इसमें यही सेम साइकिल जब फर्दर ब्रेकन डाउन होती है तभी और 2 ATP जनरेट हो जाते हैं। तो ओके। ETS अलोन सिर्फ मुझे 34 ATP देता है। समझ है? राज, अजय, मिसबा, राज आपको समझ है कुछ? तो molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration and molecules of CO2 and H2 are produced along with the energy। तो ये जब भी प्रोसेस होती है तो मुझे एनर्जी मिल गई, फाइनली मुझे एनर्जी बनानी थी, तो इधर मुझे मेरी ये 3 साइकिल होके एनर्जी मिल गई है। उसके साथ मुझे क्या मिला है, CO2 जो कि एक्सेल होगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि रेस्पिरेशन जब हम लोग करते हैं तब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डालते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर डालते हैं वो कहाँ से आता है, तो ये प्रोसेस से आता है। जिधर देखो हर एक स्टेप में CO2 बाहर जा रहा था, रिलीज हो रहा था। तो आपने पूछा था किधर ये CO2 कहाँ से आ रहे हैं, तो ये प्रोसेस ब्रोकन डाउन हो के बहुत सारे CO2 बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो हम लोग बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, समझा इतना? इधर तक किसी को कुछ डाउट है? समझा सेल्यूलर रेस्पिरेशन? सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, सेल में होने वाला रेस्पिरेशन है, जिसमें क्या होता है, जो भी हम लोग फूड खाते हैं और ऑक्सीजन इंडिविजुअल सेल को देते हैं। हम लोग कैसे देंगे, तो ये 3 प्रोसेस से देते हैं। पहली प्रोसेस क्या है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रोकन डाउन होता है पायरुविक एसिड में, पायरुवेट में। पायरुवेट फर्दर क्या देता है हम लोग को, एसिटिल कोएंजाइम ए देता है। ठीक है, अभी ये एसिटिल कोएंजाइम में फिर जंप कहाँ पे करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा प्रोसेस होता है, क्रेब्स साइकिल। तो ये एसिटिल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल के साथ इन्वॉल्व होके CO2 रिलीज करता है, वाटर मॉलिक्यूल अलोंग विद NADH2 और FADH2 मुझे देता है। कौन, क्रेब्स साइकिल। अभी ये जो NADH2 FADH2 क्रेब्स साइकिल ने मुझे दिए, वो किस में एंटर करेंगे, वो एंटर करेंगे ETS साइकिल में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्टेशन होके मुझे ओवरऑल 34 ATP मिलते हैं ETS से, और पहले जो बने थे 4 ATP, टोटल मिला के मुझे अभी 38 ATP मिल जाते हैं। समझा सेलुलर रेस्पिरेशन? कोई है, किसी को कुछ डाउट है, कुछ रिवीजन चाहिए? कुंजल, कुंजल आप हो? यस। हाँ ठीक है। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा था वो था एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा था, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है। हाँ राज बोलो, क्या हुआ? ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है फिर भी वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं विदाउट ऑक्सीजन। तो वो कैसे करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्टली एनारोबिक रेस्पिरेशन जो करते हैं, उनमें कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अगर ऑक्सीजन रहेगा तो वो जिंदा ही नहीं रह सकते, उनको विदाउट ऑक्सीजन ही वो जिंदा रह सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरियाज है, स्टेफिलोकोकस, और तो ये सब जो है वो उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। किसके लिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। जैसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वैसे वो लोग विदाउट ऑक्सीजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसके भी दो सिंपल स्टेप्स है सेम। सो इसमें क्या होते हैं, इसमें होता है ग्लाइकोलिसिस और सेकेंड जो स्टेप है वो ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या हम लोगों ने देखा था? ग्लाइकोलिसिस में देखा था कि हमारा जो फूड है वो ग्लूकोज है वो ब्रेकन डाउन होता है। इसमें भी सेम, ग्लूकोज जो भी इनिशियल मटेरियल है ग्लूकोज वो ब्रोकन डाउन होके पायरुवेट देता है। मतलब हम लोगों ने जब इनिशियली डिफरेंस देखा था एरोबिक और एनारोबिक और एरोबिक में, तब मैंने बताया था। हाँ, इसमें देखो मैंने तुम लोग को जब स्टार्टिंग में दोनों को डिफरेंस बताया था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तभी इधर देखो तुम लोग को इनिशियल एक रिएक्शन दिखाई थी मैंने। एरोबिक में देखो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, सेम एनारोबिक में भी ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अभी बेसिक डिफरेंस यहाँ से चालू होता है जिधर पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी देता है, बट एनारोबिक में देखो पायरुवेट क्या दे रहा है? इथेनॉल दे रहा है एनर्जी के साथ। समझ है बेसिक दो डिफरेंस? ओके तो इसमें दो स्टेप्स कौन से हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में? एक है ग्लाइकोलिसिस और एक है फर्मेंटेशन। ठीक है, अभी ग्लाइकोलिसिस सेम ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, दोनों में प्रोसेस इनिशियल सेम होता है। दोनों में इनिशियल स्टेप सेम होती है, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन। ठीक है, तो अभी ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होती है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी लेस इन्वॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेप्स भी लेस है। ठीक है, अभी जो पायरुविक एसिड जो कि पायरुवेट प्रोड्यूस हुआ था ग्लाइकोलिसिस में, वो किस में कन्वर्ट होता है? हाँ, वो किस में कन्वर्ट होता है? तो ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल में, मोस्टली इथेनॉल में कन्वर्ट होता है वो। और ये भी प्रोसेस एंजाइम्स के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो ये जिसमें पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस में कन्वर्ट होके इथेनॉल अल्कोहल देता है, इथेनॉल देता है, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। अभी फर्मेंटेशन का बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो ब्रेड देखा है घर पे खराब होते हुए? ये कौन क्या कर रहा है? ये ब्रेड देखा है तुम लोगों ने घर पे? अगर ब्रेड कभी ब्रेड फर्मेंटेशन हो जाए उसमें, मतलब खराब हो जाए, तो उसका कभी स्मेल लेके देखना, थोड़ा इथेनॉल का स्मेल आता है। तो वो क्यों? क्योंकि वो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस ही करता है, जिसमें प्रोडक्ट क्या मिलता है एंड में? अल्कोहल, इथेनॉल। समझे इतना दो बेसिक स्टेप, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन। हाँ, तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस समझा, एरोबिक और एनारोबिक। डिफरेंस आएगा तो लिख पाओगे भाग्य लक्ष्मी, कशिश? हाँ, अभी नॉट नेसेसरी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही एनारोबिक रेस्पिरेशन करें। बहुत सारे प्लांट्स है, इवन ह्यूमंस, हम लोग भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जब खुद की सांस रोकते हैं तभी नहीं, जब जब हम लोग को सिचुएशंस आती है। देखो अभी प्लांट में कब होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन? जब अगर कोई भी सीड है वो सॉइल में है, ऐसे सॉइल में सबमर्ज हो गया है जिधर बहुत सारा सराउंडिंग में वाटर ही है, सिर्फ वाटर है, एयर का सोर्स ही नहीं है, तो वो सीड क्या करते हैं? वो सीड्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। समझ है? तेज समझ है आपको? मिसबा, कुंजल हो आप साथ में? हाँ पूछो, क्या हुआ Yes. तेज? पर प्लांट ऑक्सीजन के बिना तो रह ही नहीं सकते कोई भी। जो ऑक्सीजन का सोर्स ही नहीं है, तभी वो टाइम पे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, हमेशा नहीं करेंगे, सिर्फ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन में। हाँ बोलो। आपका आवाज हेलो, कट हो रहा है। मैम एक बार फिर हाँ से अभी आ repeat रहा है करो। क्या? हाँ,
क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन। हाँ ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ। अभी आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ आ रही है। हाँ ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जिसमें हम लोग को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स है? मोस्टली बैक्टीरियाज है, जो कि मोस्टली प्रोबेबली बैक्टीरियाज एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी उनको क्या चाहिए? उनको भी चाहिए ना उनकी एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? तो ये दो स्टेप से आती है, ग्लाइकोलिसिस से और फर्मेंटेशन से। ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप सेम है, ग्लूकोज इनका ऑक्सीडाइज होके पायरुवेट देगा। हाँ, एक बेसिक डिफरेंस इधर ये है कि जो ग्लूकोज है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, पूरा नहीं होता। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा था, इधर ये इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। इसलिए हम लोग को अमाउंट ऑफ एनर्जी भी कम लगती है। ठीक है, तो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होके वो भी पायरुवेट देता है, और वो पायरुवेट जो बन गया ग्लाइकोलिसिस फर्मेंटेशन प्रोसेस में एंटर करता है, और जो कि एंड प्रोडक्ट अल्कोहल और CO2 होता है। समझ? तो अभी जैसे आगे मैंने एक एग्जांपल बताया था कि हायर प्लांट्स है, जैसे कि प्लांट्स भी, प्लांट अगर उसका जो सीड है वो ज्यादा सॉइल में है, सॉइल में रखा है और मैंने बहुत सारा पानी डाल दिया उसमें, या फिर ऐसा कोई तो एरिया जिधर पानी पानी है और सॉइल बहुत कम है, तो वो सीड कैसे सर्वाइव करेगा? तो पर्टिकुलर दैट सिचुएशन, मतलब सीड को जर्मिनेट होने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। एक बार वो पानी से ऊपर आ गया तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, मतलब ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन से वो अपना रेस्पिरेशन करेगा। ऑक्सीजन नहीं है, रेस्पिरेशन करते हैं। समझे तीर्थ? तीर्थ, भाग्य मैम लक्ष्मी, समझ आवाज रहे हैं? कट हो रहा है। अब कुछ अभी भी नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं, नहीं समझा और सुनाई भी नहीं दिया कुछ। अच्छा देखो, जो एनारोबिक मेरा आवाज नहीं आ रहा होगा तो मुझे बोलना, मैं ओ, बोलती हूँ तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ठीक है? हाँ। हाँ, तो अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जिसमें दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन नहीं लगता। ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है उसको, तो विदाउट ऑक्सीजन वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं, और वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी ऑक्सीजन नहीं यूज करते। उसमें भी सेम स्टेप्स है, ग्लाइकोलिसिस है और फर्मेंटेशन है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। मतलब क्या, ग्लूकोज ब्रोकन डाउन होकर पायरुवेट देगा, बट इनकम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ग्लूकोज पूरा का पूरा ब्रोकन डाउन नहीं होगा, थोड़ा ही पार्ट उसका ब्रोकन डाउन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन में जाएगा। उसके बाद जो पायरुवेट बन गया, वो पायरुवेट फर्दर फर्मेंटेशन में एंटर करेगा। फर्मेंटेशन में क्या होता है, पायरुवेट अल्कोहल देता है, इथेनॉल। समझे इतना? यही बेसिक स्टेप है एनारोबिक रेस्पिरेशन का। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हेलो? आ रही है। हेलो? हेलो। हेलो? हाँ आ रही है ना? हाँ। हम्म। हाँ आ रही है आवाज? हाँ आ रही है मैम, आवाज आ रही है। हाँ, समझ रहे हैं अभी? हाँ समझ लिया, समझ गया मैं।
हेलो। हेलो। हॅलो प्रणिता, आवाज येतोय माझा? हॅलो प्रणिता, प्रणिता, भाग्यलक्ष्मी, मेरी आवाज आ रही है? मैम आ रही है। हाँ मैम आ रही है आवाज। आ रही है। प्रणिता, तुझे आ रही है मेरी आवाज? हाँ, चालू है मैम रिकॉर्डिंग। हाँ, नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझा सबको? किसी को कुछ डाउट है इसमें? तेज? समझा। हाँ, महालक्ष्मी, भाग्यलक्ष्मी। हाँ, तो ये जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, सीड्स जो भी सीड्स है वो अगर सराउंडिंग में बहुत सारा वाटर रहेगा तो उनको रेस्पिरेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, तभी वही टाइम पे, वो सिचुएशन में जब वो पानी में है, तभी वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। उनका जर्मिनेशन हो जाएगा तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन स्विच कर लेते हैं, मतलब कर लेते हैं। हमारी बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? हमारे जो मसल सेल्स है, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, तब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करें तो हमें टायर्ड फील होने लगता है। टायर्ड फील क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो मसल सेल्स तभी क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो, मतलब मुझे एक्सरसाइज के टाइम पे ज्यादा एनर्जी देना नहीं पड़े, इसलिए क्या हमारे मसल सेल्स करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और उसमें लैक्टिक एसिड एक बाई प्रोडक्ट बनता है मसल सेल्स में, इसलिए हम लोग को टायर्ड फील होता है। समझ रहे? तेज समझ रहे आपको? हाँ कुंजल? हाँ, ठीक है, इतना रेस्पिरेशन का पार्ट समझा। अभी तक किसी को कुछ डाउट है? तीन हम लोग दो टाइप के रेस्पिरेशन देखे थे, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में हम लोगों ने देखा था 3 साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस साइकिल। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और वो पायरुवेट में कन्वर्ट होके ग्लूकोज क्या करता है? पायरुवेट में एक बार कन्वर्ट होने के बाद ग्लूकोज एंटर करता है किसमें? पायरुवेट में कन्वर्ट होके फिर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, और वो एसिटाइल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया में जंप करता है। एक बार माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम आ गया तो वो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हम लोग को NADH2 और FADH2 देता है। वो NADH2 FADH2 फिर एंटर करते ETS साइकिल में, हम लोग को 34 ATP देते हैं। ऐसे ओवरऑल मिलके मुझे सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में मुझे 38 ATP मिलते हैं। कितने? 38 ATP एरोबिक रेस्पिरेशन में मिलते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP मिलते हैं ओवरऑल। उसमें 2 स्टेप सेम होती है। पहला कौन सा स्टेप होता है सेम? ग्लाइकोलिसिस। और दूसरा होता है फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके पायरुवेट में कन्वर्ट होता है,
और ये पायरुवेट में कन्वर्ट होने वाला बाद में एंटर करता है फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन में क्या होता है, वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। कौन, ग्लूकोज जो इनिशियल था वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में। अभी कौन कौन कर सकता है ये, बैक्टीरिया मोस्टली करते हैं, हमारे मसल सेल्स भी करते हैं हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तभी, और सीड्स करते हैं जब वो पानी में रहेंगे, ज्यादा पानी में और सॉइल का सोर्स कम रहेगा तभी, ठीक है। तो नेक्स्ट एक है, ये दो पार्ट हम लोग देख के विल वाइंड अप, ओके। तो अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज क्यों बॉडी को इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेस्पिरेशन करना है, एनर्जी जनरेट करनी है, एनर्जी नहीं रहेंगी तो हम लोग कोई एक्टिविटीज नहीं कर सकते। तो वैसे ही हमारी बॉडी को और एक इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, हमारे बॉडी को और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन्स क्या है, देखो इधर डायग्राम में, हाँ, प्रोटीन फूड फैमिली इधर देख सकते हो। जैसे प्रोटीन के ज्यादा सोर्सेस क्या है, चिकन, देन मिल्क, चीज, ये सब क्या है, फिश, ये प्रोटीन के सोर्सेस है, ठीक है। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो हाथ ऊपर कर लेना, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। और ये प्रोटीन्स है वो किससे बनते हैं, तो अमाइनो एसिड जब एक साथ आते हैं तब प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ कंबाइन, अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके हमें क्या देते हैं, प्रोटीन्स देते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोलते हैं, कभी सुना रहेगा फर्स्ट क्लास प्रोटीन। तो वो क्या होता है, जो कि एनिमल ओरिजिन होते हैं। कभी कभी हम जो भी फूड लेते हैं तो उस पर देखो रेड मार्क रहता है, तो दैट मीन दैट दिस इज द फर्स्ट क्लास प्रोटीन, दैट मीन्स एनिमल ओरिजिन है उसका। अगर कोई भी प्रोटीन का चीज, कोई भी प्रोटीन में खाती हूँ तो मुझे कितना एनर्जी मिलता है, तो कोई भी प्रोटीन का फूड में खाती हूँ तो मुझे 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलती है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से। 1 ग्राम प्रोटीन मुझे कितना एनर्जी देता है, 4 किलो कैलोरी, ठीक है। देन अमीनो एसिड्स, हम लोग को प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होकर हम लोग को अमीनो एसिड्स मिलते हैं। हमारा जो हेयर्स है, नेल्स है, ऑल सब प्रोटीन से बने हैं, अमीनो एसिड से। ये कैसे बनते हैं, जब प्रोटीन ब्रोकन डाउन होता है तो अमीनो एसिड देता है, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, जिसमें अमीनो एसिड ईच पार्ट ऑफ सेल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। प्रोटीन समझा, प्रोटीन क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है, कैसे बनता है, अमीनो एसिड से बनता है। कितना एनर्जी देता है मुझे प्रोटीन, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन एवरी पार्ट को एब्जॉर्ब होने के बाद ट्रांसपोर्ट किया जाता है। समझा इधर तक किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ डाउट है, अजय, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है फैट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। अजय ध्यान दो। फैट को ही लिपिड्स भी बोलते हैं। हाँ, तो ये जो लिपिड्स है, लिपिड्स जो है वो कैसे बनते हैं, लिपिड जब लिपिड्स जब ब्रेक डाउन होते हैं, मतलब लिपिड जब टूटते हैं तो क्या देते हैं, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, मतलब फैटी एसिड और अल्कोहल कंबाइन होकर लिपिड देंगे, लिपिड ब्रेक डाउन होकर फैटी एसिड अल्कोहल देंगे। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। फैटी एसिड क्या है, फैटी एसिड का काम क्या है, फैटी एसिड में फॉस्फोलिपिड्स आते हैं। फॉस्फोलिपिड्स क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, महालक्ष्मी, भाग्यलक्ष्मी, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। फॉस्फोलिपिड क्यों इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए। और जो और क्या फैटी एसिड्स करते हैं हमारे बॉडी में, हार्मोन्स है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, ईस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन। अभी ये हार्मोन्स क्या है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए याद रखो कि ये हार्मोन्स है हमारी बॉडी में हर एक एक्टिविटी करने, मतलब हमारे बॉडी की एक्टिविटीज जो भी है वो करने के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो फैटी एसिड क्या क्या है, फॉस्फोलिपिड है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे सेल की बनाने के लिए हेल्प करते हैं और हार्मोन्स बनाने के लिए हेल्प करते हैं। फॉस्फोलिपिड क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए और क्या, हार्मोन्स बनाने के लिए। और विथ अल्कोहल, फैटी एसिड के सोर्स, लिपिड के सोर्स तो पता है,
जैसे हम लोग खाते बर्गर चीज, ये एग्जाम में नहीं लिख रहे हैं बट तुमको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, तो एग्जाम में लिख के नहीं आना है। पोटैटो बेस्ट सोर्स ऑफ लिपिड्स, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी देखा था कि प्रोटीन मुझे 4 किलो कैलोरी देती है, तो फैटी एसिड कितने किलो कैलोरी देती है? तो 9 किलो कैलोरी मुझे सिर्फ फैट से मिलते हैं। इसलिए लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, देखो लिपिड्स ना बढ़ जाए, स्पेशली लड़कियां। क्यों? क्योंकि हम लोग 1 ग्राम ऑफ लिपिड मुझे 9 किलो कैलोरीज देती है, ठीक है। और एक्सेस ऑफ लिपिड किस पे स्टोर हो जाता है? एडिपोज टिश्यूज में। इसलिए हम लोग फैट, देखो फैट हो जाते हैं लोग, क्यों? क्योंकि एडिपोज टिश्यू में कलेक्टेड डिपॉजिट होता है लिपिड्स, इसलिए। समझे इतना? किसी को डाउट है इधर तक? कशिश, हम लोगों ने क्या देखा? कार्बोहाइड्रेट देखा था जो कि रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट थे। अलॉन्ग विद दैट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे हेयर, नेल्स जो भी है सब प्रोटीन से बने, स्किन, तो ये सब बनाने के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन में क्या देखा था? प्रोटीन एक माइक्रोमोलिक्यूल है, अमीनो एसिड कंबाइन होके मुझे प्रोटीन देगा। और एक ग्राम ऑफ प्रोटीन मुझे कितना एनर्जी देता है? 9 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है, ठीक है। समझिए इतना। सेम हम लोगों ने लिपिड्स का देखा था। लिपिड्स में फैटी एसिड्स और अल्कोहल कंबाइन हो जाते हैं। और फैटी एसिड क्या काम करता है? फैटी एसिड तो हमारे सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए हेल्प करता है। और अलोंग विद दैट हार्मोन्स प्रोडक्शन के लिए भी फैटी एसिड इंपॉर्टेंट है। और जो 1 ग्राम ऑफ फैटी एसिड, 1 ग्राम ऑफ लिपिड मुझे कितना एनर्जी देता है? 9 किलो कैलोरीज, ठीक है। समझे इतना? इधर तक किसी को कुछ डाउट है? तो नाउ क्विज टाइम। हाँ, अभी ये बताओ, तीर्थ बताएगा, सिर्फ एक जन ही आंसर करेगा एट अ टाइम। तीर्थ, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। आफ्टर complete oxidation of glucose molecule, dash number of ATP molecules are formed. ओवरऑल रेस्पिरेशन में मुझे कितना एटीपी मिलता है? 38। हाँ, वेरी गुड। ओके, तो इसका आंसर क्या है? 38 मॉलिक्यूल। मतलब जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल रेस्पिरेशन में जाता है तो मुझे ओवरऑल 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ 38 एटीपीज मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कशिश। एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस कौन सा मॉलिक्यूल ऑब्टेन होता है? ग्लाइकोलिसिस खत्म होता है तो मुझे क्या मिलता है एंड में, जो कि क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है? बोलो। अजय। मैम मैं बोलूं? हाँ, वेट अजय। अजय और कशिश ध्यान किधर है? आपको समझ नहीं रहा है क्या? कुछ डाउट है? फिर से बताओ रेस्पिरेशन। अजय। हाँ, कुंजल। एटीपी। है क्या? हाँ, कौन सा मॉलिक्यूल मिलता है? देखो मैंने तुम लोग को क्रेब साइकिल का बताया था। देखो इधर क्या, कौन सा मॉलिक्यूल बन गया ये? हेलो, एटीपी। ये जो मॉलिक्यूल कौन सा बना है? एसिटिल कोएंजाइम है। उधर क्वेश्चन क्या है कि ग्लाइकोलिसिस के एंड में कौन सा मॉलिक्यूल बनता है? तो पायरुविक एसिड, जो कि फर्दर मुझे देता है एसिटिल कोएंजाइम है। समझा? मॉलिक्यूल पूछा है, एटीपी बनाना है, बट मॉलिक्यूल कौन सा पूछा है उधर, तो ये आंसर आएगा एसिटिल कोएंजाइम है। समझ है? समझ है आपको? थर्ड कुंजल, डैश अमाउंट ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। मुझे 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितना एनर्जी देता है? कुंजल, सुनाई दे रहा है? हाँ कुंजल, एक 40। क्या कितना देता है? 40। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिसबा कितना देता है एनर्जी? 9 किलो कैलोरी। प्रोटीन 4 किलो कैलोरी। 4 किलो कैलोरीज प्रोटीन देता है, 9 किलो कैलोरी लिपिड्स देता है। याद रखो, याद नहीं रहा तो लिख लो किधर। तो 4 प्रोटीन देता है, 9 है वो लिपिड्स देता है। 9 किलो कैलोरी मुझे लिपिड से मिलेगा और 4 किलो कैलोरी मुझे प्रोटीन से मिलेगा, ठीक है। भाग्य लक्ष्मी, प्रोटीन्स आर फॉर्म टुगेदर बाय बॉन्डिंग
भाग्यलक्ष्मी की दे दो। ओके आप। हाँ मैम। हाँ, प्रोटीन किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड। हाँ, वेरी गुड। अजय, लास्ट 2 स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कौन से थे? हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन में सॉरी, एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 स्टेप्स कौन से थे? राज आप हो क्या? हेलो, हाँ, 2 स्टेप कौन से एनारोबिक रेस्पिरेशन के? तेज आप हो? हाँ मैं तीत हूँ। हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन के 2 स्टेप्स कौन से हैं? The steps एनारोबिक के। ग्लाइकोलिसिस ऑफ बताया था मैंने 2 स्टेप्स, समझ आए? glycosis for हाँ हाँ, ठीक है। इधर तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझा, ऐसा कोई है? हाँ, किसी को कुछ डाउट है इधर तक, अभी तक जिधर पढ़ा है नहीं समझा, ऐसा कोई? शशि, मिसबा, आपको समझा मिसबा? क्या हाँ नहीं मैम। डाउट है? नो मैम। अजय, कुछ डाउट है? हेलो अजय। हाँ, कुछ डाउट है? आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, हाँ, मैं बोल रही हूँ, कुछ डाउट है क्या कुछ? हाँ, मैं पूछ रही हूँ, कुछ डाउट है किसी को? किसी को है तो हाथ ऊपर करके बोलो। राज, कुंजल, नो मैम। हाँ, तेज, आपको कुछ डाउट है? ना नो मैम। हाँ, राज, आपको कुछ डाउट, किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। ठीक है, फिर 2 रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। ठीक है, और ये अभी आज पीपीटी में आपको बताया, वो समझा कि कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ वे अदर वे किसी को भी? तेज, आपको, मिसबा? नो मैम। चेंजेस? ठीक है, फिर हम लोग रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है? प्रणिता, हाँ मैम, बोला। तुझा तर नेक्स्ट सॅटर्डेला लेक्चर असेल ना यांच्यावर? हाँ हाँ हाँ, ओके, मग तू काय कर, एक काम करूयात, आपण फोनवर बोलूयात, मी त्यांना नोट्स पाठवते. ठीक है, चालेल। स्टूडेंट्स, कल आप लोगों को छुट्टी है, संडे। मंडे को आप लोगों का सोशल साइंस का सदफ मैम का लेक्चर है। उसका जो भी डिटेल्स है मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ, लेक्चर का जो भी स्केड्यूलिंग रहेगा। तो फिर मंडे को मिलते हैं।